बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे काइनेटिक्स ऑफ द मैट्रिक्स सिस्टम। काइनेटिक्स ऑफ द मैट्रिक्स सिस्टम में हमने कहा कि ये काइनेटिक्स डिराइव किए हैं टेक्यूरू हगुची ने। तो टेक्यूरू हगुची के अकॉर्डिंग जो उसकी इक्वेशन है वो है चेंज इन द अमाउंट ऑफ द ड्रग पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू initial concentration or the total concentration multiplied by the average distance it have to travel minus the saturated concentration divided by 2। क्योंकि हमने कहा कि जो सैचुरेट एवरी टाइम जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करना होता है वो डबल हो जाता है फॉर द ड्रग मटेरियल। तो ये कंसंट्रेशन को हम सी एस को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम उस कंसंट्रेशन पे पहुंचेंगे जो एक्चुअली कंसंट्रेशन एग्जिस्ट करती है। तो इसको अगर हम उसी तरह से जैसे वहां पे हमने कहा तो इसको भी हम डिफ्यूजन इक्वेशन के साथ अगर कोरिलेट कर दें तो डिफ्यूजन थ्योरी में डिफ्यूजन है डी एम सी एस ओवर एच डी टी। डी एम इज इक्वल टू dmch over h dt, और in the other way dm over dt is equal to dmcs over h। तो वहां भी हमने dx d नीचे लिखा हुआ था, ऊपर हमने कंसंट्रेशन लिखी हुई थी, हमने ऊपर डिफ्यूजनल कोफिशिएंट लिखा हुआ था, तो उसके साथ हम कोरिलेट कर रहे थे। तो यहाँ भी हम अगर उसको उसी तरह कोरिलेट कर दें और इसको सॉल्व कर दें, जो डीएम की जगह ये वाली इक्वेशन लगा के हम ऊपर वाली टेक्यूरू-हगुची की इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर दें तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी जो नीचे लिखी हुई है। एम जो है वो है अमाउंट ऑफ द ड्रग रिलीज्ड। ये डिपेंडेंट है टाइम के इनवर्स के ऊपर, और बाकी सारे पैरामीटर वो हैं जो पॉलीमर एंड ड्रग की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंडेंट है। इनमें एक है डीएस, डीएस जो है वो डिफ्यूजनल कोफिशिएंट ऑफ द मैट्रिक्स है। एक है सी ए, सी ए जो है वो ड्रग की सोलबिलिटी है, क्योंकि ड्रग सोलुबलाइज होगी फिर ही वो ड्रग जो है वो डिफ्यूज आउट हो सकती है, अदरवाइज वो ड्रग डिफ्यूज आउट नहीं करेगी। पी जो है वो प्रोस्टी होती है और टी जो है वो टॉर्टोसिटी होती है। प्रोस्टी से मुराद उसका पोर साइज है या पोर्स जो उसमें डेवलप हो गए हैं, एंड टॉर्टोसिटी से मुराद उन पोर्स की जिगजैग डायरेक्शन है और उसकी लीनियर डायरेक्शन है। अगर वो लीनियर पोर है स्ट्रेट तो वो उसकी टॉर्टोसिटी 0 होगी, और अगर वो जिगजैग है तो उसकी टॉर्टोसिटी बढ़ती जाएगी, उसकी वैल्यू ज्यादा होती जाएगी 1 की तरफ जाने वो, यानी कि 0 या 1 होगी, 1 होगी, यानी कि अगर वो स्ट्रेट है और जो अगर उससे चेंज होती जा रही है तो वो उससे बढ़ती जाएगी। तो इक्वेशन में हम अगर उसका डिफ्यूजनल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दें उसकी ड्रग की सोलबिलिटी से, और मल्टीप्लाई कर दें उसकी प्रोस्टी और डिवाइड कर दें उसकी टॉर्टोसिटी से, और फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऐड कर दें, तो क्योंकि हर दफा कंसंट्रेशन डबल होती जा रही है तो उसको 2 से जरा भी दे दें, तो 2C0 माइनस रो सी ए। तो ये यहाँ पे एक रो और सी ए जो इनिशियल सोलबिलिटी को हमने उसकी चेंजिंग कंसंट्रेशन के ऊपर साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो इसको टाइम और सब का अंडर रूट अगर ले लिया जाए तो ये m के इक्वल आना शुरू हो जाएगी। इसको फिर हम हगुची इक्वेशन कहेंगे। तो इसमें बाकी सारे पैरामीटर्स अगर यहाँ से पीछे से कांस्टेंट हो जाए, डिफ्यूजनल कोफिशिएंट कांस्टेंट रहे, उसकी यानी जो सॉल्युबिलिटी है ड्रग की वो कांस्टेंट रहे, एक ग्रेडियंट मेंटेन रहे, पोरोसिटी उसकी सेम रहे, टॉर्टोसिटी उसकी सेम रहे, तो ये सारा कुछ कांस्टेंट हो जाएगा और ये टी हाफ के ऊपर टी हाफ से इक्वेट होनी शुरू हो जाती है। तो इसकी जगह अगर हम के लगा दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी m इज इक्वल टू के टी हाफ, यानी कि अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज जो है वो अंडर रूट ऑफ द टाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्लॉट अगर एक ड्रॉ कर दिया जाए जिसमें अमाउंट ऑफ द ड्रग रिलीज वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ द टाइम ड्रॉ कर दिया जाए तो वो लीनियर होगा, वो एक लीनियर कर्व आना शुरू हो जाएगा के उसके स्लोप के डिपेंडेंट। तो ड्रग रिलीज फ्रॉम मैट्रिक्स जो है उसको हम डिफ्यूजन कंट्रोल्ड कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन का तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो कंसंट्रेशन नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ वो डिफ्यूजन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ड्रग रिलीज डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगी। तो ड्रग रिलीज अब डिफ्यूजन होगी इन द रेजर्वायर सिस्टम अगर वो ड्रग रिलीज जो है वो टाइम के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, और ड्रग रिलीज मैट्रिक्स में डिफ्यूजन कंट्रोल्ड होगी अगर वो ड्रग रिलीज जो है टाइम के स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, तो ये कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर हम ये हगुची मॉडल को कहें कि हगुची मॉडल के अकॉर्डिंग ड्रग रिलीज कांस्टेंट आ रही है, लीनियर आ रही है ड्रग रिलीज इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द मैट्रिक्स है
जिसको हमने सी नॉट कहा है, सी नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट, वो खत्म नहीं हो रहा। नंबर 2 पोरोसिटी जो है वो सेम रह रही है। नंबर 3 टॉ टू 3 टी जो है वो चेंज नहीं हो रही। जो पॉलीमर है, जो सिस्टम फॉर्म कर रहा है पॉलीमर, उसकी पेनिट्रेबिलिटी और उसके ड्रग की सॉल्युबिलिटी, ये कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो अगर ये चीजें चेंज नहीं हो रही तो फिर ड्रग रिलीज हगुची के मॉडल के ऊपर डिपेंडेंट आना शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर ड्रग रिलीज सूडो स्टडी स्टेट देने की कैपेबल है, सिंक कंडीशन अवेलेबल है, इनिशियल कंसंट्रेशन उसमें ड्रग की वो एवरेज डिस्टेंस, ड्रग के पार्टिकल का साइज जो है डायमीटर वो एवरेज डिस्टेंस से कम है, तो ये ड्रग ऑलवेज डिफ्यूजन रिलीज पे आना शुरू हो जाएगी। अदरवाइज ये ड्रग रिलीज डिफ्यूजन डिपेंडेंट नहीं आएगी या गुच्ची को रिलेट नहीं करेगी। तो इसका एडवांटेज ये है कि ये रेजरवायर सिस्टम से आसान है, क्योंकि हमने एक मिक्सचर ही बनाना है। रेजरवायर में एक कंट्रोल्ड मेम्ब्रेन हमने उसके ऊपर लगानी होती है, तो यहाँ कोई मेम्ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कंट्रोल्ड पैरामीटर की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ब्लेंड बनाए, इसमें इंश्योर करें कि जो होमोजीनियस है तो ये बन सकता है। तो इसमें जो हाई मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स हैं वो भी अगर बाउंड कर दी जाए तो कोई नहीं, वो भी पॉलीमर जब वहां से रिलैक्स करेगा जहां से वो ड्रग प्रेजेंट है, तो अगर बाहर के एरिया में है तो वहां से डिलीवर की जा सकती है। तो यहाँ पे ड्रग रिलीज जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ टाइम के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका मतलब है कि ये सब्सटेंशियल सस्टेन्ड रिलीज दे सकती है, यानी कि कंट्रोल रिलीज दे सकती है, लेकिन एग्जैक्टली कंट्रोल रिलीज क्योंकि हम टाइम डिपेंडेंट को कहते हैं, तो ये टाइम डिपेंडेंट तो नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये सब्सटेंशियल सस्टेन्ड रिलीज देने की कैपेबल है। तो मैट्रिक्स में अगर मैट्रिक्स को आप ब्रेक भी कर दें तो एक्सीडेंटल लीकेज होने के चांसेस कम है। हाँ, थोड़ा सा ड्रग रिलीज तेज हो जाएगी, लेकिन क्योंकि उसको डिस्टेंस कम मिलेगा, जो टैबलेट आप जितना छोटा करते जाएंगे और डिसोल्यूशन मीडियम बढ़ना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे डिस्टेंस कम होने से और वॉल्यूम बढ़ जाने से उसकी ड्रग रिलीज स्पीड अप हो जाएगी, लेकिन किसी भी तरह से एक्सीडेंटल लीकेज होने के चांसेस नहीं है। तो डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि ये अब टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये जीरो ऑर्डर रिलीज नहीं है। दूसरा, क्योंकि ये भी पॉलीमेरिक गोस्ट वहीं पड़ा रहेगा, तो पॉलीमर को निकालना जरूरी है, तो इसको इम्प्लांट साइड से हटाना जरूरी है। तो इसने एक नीड जनरेट की इस सिस्टम का डिसएडवांटेज था कि पॉलीमेरिक गोस्ट जो है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। तो अगर पॉलीमेरिक गोस्ट ऑलवेज एग्जिस्ट करता है तो हमें उसको निकालना चाहिए, वो बॉडी में एक टॉक्सिटी जनरेट कर सकता है। तो उसके लिए फिर एक सिस्टम बनाया गया, जिस सिस्टम को बायो इरोडेबल सिस्टम कहते हैं। बायो इरोडेबल सिस्टम से मुराद है कि ये बायोलॉजिकल कंडीशन में इरोड करने का या वहां से रिलीज हो जाने का, वहां से डिग्रेड हो जाने का पोटेंशियल रखता है। तो अगर एक ड्रग डिफ्यूजन कोफिशिएंट, डिफ्यूजन कंट्रोल रिलीज है, तो जब उसका पॉलीमेरिक गोस्ट फ्री हो गया है फ्रॉम द ड्रग, तो उस वक्त उसे डिग्रेड कर देना चाहिए, उस वक्त उसको वहां पे स्टे नहीं करना चाहिए। तो ऐसा सिस्टम जिसमें पहले डिफ्यूजन होती रहे और जब वो पॉलीमेरिक गोस्ट फ्री फ्रॉम ड्रग हो जाए उस वक्त वो डिसॉल्व हो जाए, तो ऐसा सिस्टम फिर कंबाइंड मैकेनिज्म के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, जो कि डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम कहलाएगा। तो स्ट्रिक्टली भी अगर हम कहें कि कोई सिस्टम एक जैसा फॉलो कर ही नहीं रहा होता, तो कुछ ना कुछ तो उसमें दूसरा मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। तो डोमिनेंसी 80% डोमिनेंसी के ऊपर हम उसको नेम देते हैं कि ये इस तरह का है। तो इसलिए हम पहले भी यही कह रहे होते हैं कि कोई दो मैकेनिज्म इकट्ठे चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा नहीं है। इसमें हम कहते हैं कि दोनों जो है वो मैकेनिज्म पोटेंशियली आपको नजर आए, वो पोटेंशियली ड्रग रिलीज देने के कैपेबल हो, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, कंबाइंड डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन सिस्टम कहलाएगा। तो कंबाइंड डिसोल्यूशन एंड डिफ्यूजन सिस्टम के लिए हमारे पास जो अजम्पशन होती हैं वो अजम्पशन जो है वो 4 है, या फैक्टर्स जो है वो 4 है। तो डिसोल्यूशन रेट जो है वो इस तरह के सिस्टम में जो बायोरोडेबल होगा उसमें डिपेंड करेगा कि कितना उसका कोटिंग या पॉलीमेरिक मैट्रिक्स जो है वो सॉल्युबल है। यानी कि पॉलीमेरिक मैट्रिक्स जितना ज्यादा सॉल्युबल है उतनी ड्रग रिलीज ज्यादा होगी, जितना वो सॉल्युबल कम है उतनी ड्रग रिलीज कम होगी। तो फ्रैक्शन ऑफ सॉल्युबल इंग्रेडिएंट इन द कोटिंग मैट्रिक्स, तो कोटिंग मैट्रिक्स में जितने इंग्रेडिएंट सॉल्युबल हैं उनका फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करने लग जाएगी ड्रग रिलीज। दूसरा, डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग जो है वो अगर तो बाहर से रोड हो गया है और पोर्स में कोई फर्क नहीं आ रहा तो वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर पोर्स डिफर करना शुरू हो जाए
टॉटोसिटी डिफर करना शुरू हो जाए, जब वो सिस्टम एरोड होना शुरू हो जाए, तो वो डिफ्यूजनल कोफिशिएंट जो है वो कोटिंग का वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो ड्रग रिलीज डिपेंड करने लग जाएगी डिफ्यूजनल कोफिशिएंट के ऊपर। फिर ड्रग, क्योंकि ड्रग कंसंट्रेशन जो है वो मैटर करती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाने के लिए, तो वो डिपेंड करती है कि कंसंट्रेशन अंदर कितनी मौजूद है और कंसंट्रेशन इन द डिसॉल्विंग मीडिया कितनी मौजूद है। तो दोनों कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट ड्रग रिलीज आना शुरू हो जाती है। तो ऐसा सिस्टम, इसके फिर काइनेटिक्स सॉल्व करना और मुश्किल हो जाते हैं, यानी कि जितने सॉल्युबल इंग्रेडिएंट्स हैं मैट्रिक्स के या कोटिंग के, वो सॉल्युबल इंग्रेडिएंट आपकी ड्रग रिलीज डेमोंस्ट्रेट करेंगे। सेकेंडली, डिफ्यूजनल कोफिशिएंट ऑफ द ड्रग जो कि पोर में से आना है, वो अगर चेंज हो रहा है तो वो आपकी ड्रग रिलीज डेमोंस्ट्रेट करेंगे। और थर्डली, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो कि उसके अंदर डेवलप रहना है या वो नहीं रहना। तो वो रहना है अगर, तो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द डिसोल्यूशन मीडियम कितनी है और कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द मैट्रिक्स कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करना शुरू हो जाएगा। अगर वो ज्यादा डिसॉल्व कर गया बाहर और डिसोल्यूशन मीडियम में कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई, तो एक नेगेटिव कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा, तो ड्रग बाहर जाने के बजाय वापस मैट्रिक्स की तरफ भी आ सकती है। तो ये कंट्रोलिंग फैक्टर हो जाएंगे कि ड्रग रिलीज किस बेस के ऊपर हो रही है, किस तरह कंट्रोल हो रही है। तो एक चलो, ये तो एक सिंपल बात थी। हाँ जी। तो अब बायोरोडेबल सिस्टम बनाने के फिर भी कुछ अप्रोचेज हैं, उनकी 3 अप्रोचेज हैं। एक अप्रोच ये है कि आप ऐसा सिस्टम बना दें, मैट्रिक सिस्टम, जो कि बिल्कुल ही इरोडेबल हो, बायो इरोडेबल हो। तो बायो एरोडेबल अगर सिस्टम मैट्रिक्स आप बना देंगे, तो बायो एरोडेबल सिस्टम में ये होगा कि जैसे जैसे ड्रग रिलीज करती जाएगी, सिस्टम भी वहां से एरोड होता जाएगा। तो ड्रग जो है वो डिफ्यूज करेगी मैट्रिक्स से बाय डिफ्यूजनल सिस्टम, लेकिन वो साथ साथ डिग्रेड करना शुरू हो जाएगा, तो वो डिसोल्यूशन भी होना शुरू हो जाएगी। तो डिसोल्यूशन कभी कभी ज्यादातर ड्रग का पोर्शन अभी सारा डिफ्यूज नहीं भी किया, तब भी डिसोल्यूशन हो जाती है। तो ड्रग रिलीज जरा एरोडेबल मैट्रिक्स में स्पीड अप हो जाती है। तो यहाँ पे ड्रग रिलीज एक पॉलीमेरिक मैट्रिक्स में से हो रही है, या ड्रग रिलीज जो है वो डिसॉल्व होने से हो रही है। तो काइनेटिक्स दोनों ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो ये काइनेटिक्स जो है कॉम्बिनेशन के जरा कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाएंगे। तो पॉलीमर जो है अगर डिसॉल्व करी जाएगा, तो डिफ्यूजनल पाथ लेंथ जो है वो ड्रग की उसी तरह से कम होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि बाहर से गोश्त तो खत्म होता जा रहा है। तो एवरी टाइम वो उसके लिए वही पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन अवेलेबल होगी जिसमें से उसने गुजरना है, जो इमीडिएट इन कांटेक्ट है। तो वो ड्रग का पाथ लेंथ जो उसने ट्रेवल करना है वो डिक्रीज करता जाएगा। तो ऐसा सिस्टम फिर आपको देखने में क्या लगेगा, मूविंग बाउंड्री, इनवर्ड मूविंग बाउंड्री सिस्टम फील होना शुरू हो जाएगा। तो जीरो ऑर्डर तो हमने कहा था कि सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब सरफेस एरिया कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरफेस एरिया तो चेंज है। इरोडेबल मैट्रिक्स ऑलवेज चेंजिंग सरफेस एरिया के साथ होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें जीरो ऑर्डर नहीं लिया जा सकता, तो इसके काइनेटिक्स कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। दोनों काइनेटिक्स कंबाइन करने पड़ेंगे, डिसोल्यूशन के भी और डिफ्यूजन के भी। एडवांटेज ये है इस सिस्टम का कि इसमें फिर पॉलीमेरिक गोस्ट जो है वो खुद ही डिग्रेड कर जाएगा, उसको हमें फिजिकली रिमूव करने की जरूरत नहीं रहेगी। सेकंड अप्रोच है जिसको हम कहते हैं क्रॉस लिंकिंग ड्रग विद पॉलीमर्स। तो हम ये सेम तरह का बायोरोडेबल पॉलीमर ले सकते हैं, जो कि वैसे तो वो वाटर सॉल्युबल है, लेकिन जब उसका बॉन्ड बना दिया जाता है, क्रॉस लिंक कर दिया जाता है विद द ड्रग मटेरियल, तो उस वक्त वो इनसॉल्युबल हो जाता है। वो फिर डिपेंड करता है कि जब वो इंजाइम या वो वाटर की कंडीशन, हाइड्रोलिसिस की कंडीशन वहां पे हो, जहाँ पे उसने डिग्रेड करना है, यानी कि वो पीएच ऑफ द सोल्यूशन हो जहाँ पे उसने क्रॉस लिंक ने डिग्रेड करना है, या वो इंजाइम जिसने इस बॉन्ड को ब्रेक करना है वो अवेलेबल हो। तो जैसे ही वो आएगा, तो उस वक्त ये क्रॉस लिंक्ड बॉन्ड ब्रेक करना शुरू हो जाएगा और पॉलीमर भी डिसॉल्व हो जाएगा और उसके साथ वाली ड्रग भी डिसॉल्व हो जाएगी। तो ड्रग काइनेटिक्स जो है वो थोड़े से आसान हो जाएंगे कि ये सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक करने के ऊपर आपके जो ड्रग है वो रिलीज कर रही है। तो एवरी टाइम बॉन्ड ब्रेक करेगा, पॉलीमर हट जाएगा, तो ये एरोडेबल पॉलीमर हो जाएगा। तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा, पॉलीमर भी एरोड हो जाएगा और ड्रग भी वहां से डिसॉल्व होकर बाहर आना शुरू हो जाएगी। तो डिसोल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। और नंबर 2, इंजाइम की प्रेजेंस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, तो टारगेटेड हो जाएगा। और सेकेंडली, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर जाके रिलीज कर सकता है, और दूसरा पॉलीमर के डिसॉल्व होने के ऊपर डिपेंड करना शुरू हो जाएगा।
तो इसमें आप जैसी मर्जी ड्रग, लिपोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हर तरह की लो मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट, हर तरह की ड्रग को लोड कर सकते हैं, क्रॉस लिंक कर सकते हैं पॉलीमर के साथ, क्योंकि जैसे ही बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हाई मॉलिक्यूलर वेट को भी वैसे ही डिसॉल्व कर देगा और लो मॉलिक्यूलर वेट को वैसे ही रिलीज कर देगा फॉर एग्जाम्पल। तो सिस्टम जो है वो अगर सारा के सारा एरोड कर जाए तो पॉलीमर जो है वो मोनोमर में या सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, जिससे सिस्टम जो है वो एरोड हो जाएगा और बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरी अप्रोच है स्वेलिंग कंट्रोल सिस्टम। अगर आपका एक सिस्टम है जो कि पॉलीमर के साथ आपने उसको मैट्रिक्स बनाया हुआ है, होमोजेनियसली ब्लेंड किया हुआ है, जब उसको आपने फिजियोलॉजिकल कंडीशन में रखा है तो वो उसमें से वाटर उसने इम्बाइब किया, वाटर इम्बाइब करके उसने अपना वॉल्यूम इंक्रीज करना शुरू किया और वो स्वेल करके कोई एक साइज लेना शुरू हो गया। अब ड्रग रिलीज जो है वो इस स्वोलन एरिया से बाहर हो रही है। तो पहले वो पॉलीमेरिक मैट्रिक्स का पोर साइज बहुत ही स्मॉल था, लेकिन जैसे ही वो स्वेल किया तो स्वेल करने से उसका पोर साइज बढ़ गया, तो उससे ड्रग जो है उसके अंदर से डिफ्यूज होना आसान हो गया। तो दो काइनेटिक्स यहाँ भी कैलकुलेट करने जरूरी हो गए, एक उसका रेट ऑफ स्वेलिंग और एरिया टू बी गेन्ड आफ्टर स्वेलिंग, एंड सेकेंडली उसका ड्रग रिलीज फ्रॉम द स्वोलन मैट्रिक्स। तो ये स्वोलन साइड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एरोड करना शुरू हो जाती है। तो लेकिन वो वंस एरोडेड तो सेकंड सरफेस स्वोलन होके या स्वेल करके उस साइज पे आ जाती है जिसपे वो पहली ड्रग भी थी। तो अगर ये इस तरह से एक सिस्टम कंट्रोल होना शुरू हो जाए तो इसको हम स्वेलिंग कंट्रोल सिस्टम कहना शुरू कर देते हैं। तो ड्रग रिलीज रेट जो है वो फिर डिपेंड करेगा पॉलीमर के स्वेलिंग रेट पे, ड्रग की सोलबिलिटी पे और सोलुबल फ्रैक्शन ऑफ द पॉलीमेरिक मैट्रिक्स के ऊपर, पॉलीमर कितना सोलुबल है नंबर वन, नंबर टू पॉलीमर कितना स्वेल होकर साइज लेता है, और नंबर थ्री ड्रग कितनी सोलुबल है। तो ये दोनों तीनों चीजें अगर होंगी तो इसमें से ड्रग रिलीज ली जा सकती है। तो बर्स्ट रिलीज भी ली जा सकती है या बर्स्ट रिलीज को डिक्रीज भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका पॉलीमर है कि वो किस रेट से स्वेल कर रहा है और किस रेट से वो डिग्रेड कर रहा है। अगर वो बहुत स्लो रेट से डिग्रेड कर रहा है, स्लो रेट से स्वेल कर रहा है, तो उसमें से कोई भी आपकी बर्स्ट रिलीज नहीं आएगी, मिनिमाइज हो जाएंगी। लेकिन अगर वो फास्ट रेट पे कर रहा है स्वेल और फास्ट रेट पे ही वो डिग्रेड कर रहा है तो उसमें से ज्यादा ड्रग रिलीज करना शुरू हो जाएगी। तो करेक्टरिस्टिक्स को हम ऐसे देख सकते हैं कि ये एक मैट्रिक सिस्टम है, तो होमोजीनियस डिस्पर्शन है सॉलिड ड्रग की इन अ पॉलीमेरिक मटेरियल जो कि इरोडेबल है एंड स्वेलेबल है एंड इरोडेबल है। तो स्वेलिंग इरोडेबल पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर हमने मैट्रिक्स बनाया हुआ है। एडवांटेज इसके ये है कि ये भी हमने मैट्रिक्स, तो आसान होता है कि हम इसका मिक्सचर बना लें तो मैट्रिक्स बन जाता है। हाई मॉलिक्यूलर वेट ड्रग आप इसमें से डिलीवर कर सकते हैं, तो रिलीज रेट जो है आप अचीव कर सकते हैं विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो भी टाइम डिपेंडेंट होगी, तो वो टाइम के स्क्वायर रूट के ऊपर डिपेंडेंट होगी या किसी और काइनेटिक्स के ऊपर, रिटिगर पपास के काइनेटिक्स के ऊपर। एक्सीडेंटल लीकेज नहीं हो सकती, तो इसका भी इम्प्लांट साइड के ऊपर से इसको निकालना भी जरूरी नहीं है क्योंकि इसने डिग्रेड कर जाना है। डिसएडवांटेज यही है कि क्योंकि इसमें हर तरह की चीज चेंज हो रही है, पॉलीमर रोड हो रहा है तो पॉलीमर चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो काइनेटिक्स डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, और अगर वो पॉलीमर स्वेल कर रहा है और एरिया चेंज होते जा रहा है तो उसके काइनेटिक्स हो रहे हैं, और वो स्वोलन साइट हर दफा डिग्रेड कर जाती है तो आप दोबारा फिर नई स्वोलन सरफेस के काइनेटिक्स कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो जो इसमें से ड्रग रिलीज इन काइनेटिक्स की बेस के ऊपर कंट्रोल करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कोई एक एफिशिएंट किस्म की इक्वेशन हमें चाहिए होगी जो इसको सॉल्व कर सके। तो एक साइंटिस्ट है, जिनके ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है जिनका नेम है रिटिगर पपास, और फिर पपास के साथ ही एक और है जिसको कोर्समेयर कहते हैं। तो कोर्समेयर पपास, ये दो साइंटिस्ट हैं। कोर्समेयर पपास ने इनिशियल इक्वेशन दी थी तो इसलिए ज्यादातर इसको कोर्समेयर पपास इक्वेशन ही कहते हैं हम। लेकिन फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया बाय रिटिगर और पपास के साथ। तो 1984 में कोर्समेयर एंड पपास इक्वेशन आई थी एंड 1987 में ये रिटिगर एंड पपास इक्वेशन कहलाने लगी। तो आज भी अभी हम काइनेटिक्स सॉल्व करते हैं तो हम इसको कोर्समेयर पपास कहते हैं इनिशियल इक्वेशन से, लेकिन कभी कभी इसको रिटिगर एंड पपास इक्वेशन भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो काइनेटिक्स सॉल्व किए गए थे वो एक पेपर है जो कि हॉफनबर्ग का आया था 1976 में, उसने इसके काइनेटिक्स सॉल्व किए थे। उससे पहले एक साइंटिस्ट आया था ली,
ली साइंटिस्ट ने 1975 में डिमोन्स्ट्रेट किया था कि ऐसा सिस्टम हो सकता है जो हाइड्रोजेल कहला सकता है, वो स्वेलिंग कंट्रोल्ड हो सकता है सिस्टम, तो उसको हम हाइड्रोजेल को काइनेटिक्स उसके सॉल्व कर सकते हैं। उसको हॉफनबर्ग ने डॉक्यूमेंट किया। हॉफनबर्ग के पेपर में ली की इक्वेशन लिखी हुई थी। तो उस की इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो हॉफनबर्ग की इक्वेशन थी, उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट ऑफ ड्रग रिलीज्ड पर अमाउंट प्रेजेंट, एमटी, amount of drug at the time t per the total amount of the drug present in the system. So m को मास से भी कंसिडर किया जाता है। तो mt जो है वो मास ऑफ द ड्रग है जो एट टाइम t रिलीज हुआ है, और m जो है मास ऑफ द ड्रग है जो कि इस मैक्सिमम है या इन्फिनिट टाइम पे जो रिलीज हो सकता है, वो m सिंपल m कहलाता है। तो mt ओवर m हॉफनबर्ग इक्वेशन में इज इक्वल टू है 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस के नॉट टी ओवर सी नॉट है। यहाँ पे एक सी नॉट है और इन सब की पावर जो है वो n है। तो दो चीजें यहाँ देखने वाली, के नॉट तो हमने पहले पढ़ा है, ये रेट कांस्टेंट है, तो के नॉट जो है वो जीरो ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, और टाइम जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंडेंट ये अमाउंट ऑफ ड्रग चेंज हो रही है। तो इसमें जो आपका सी नॉट है वो हमने पहले सी ए पढ़ा है पीछे, जो कि उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाता था, और सी नॉट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाता। तो ये सी नॉट जो इनिशियल कंसंट्रेशन उसके अंदर अवेलेबल है, और फिर ए जो है वो रेडियस को कहते हैं हम, या ए आप कह लें कि हाफ ऑफ द लेंथ होती है सिलेंडर की या स्लैब की, जो आपने मेम्ब्रेन लेयर डेवलप कर ली है उस लेयर की हाफ लेंथ होगी, या वो सिलेंडर जो आपने डिलीवर कर प्रिपेयर कर लिया उस सिलेंडर की हाफ लेंथ को कहेंगे हम ए। तो इक्वेशन जो है वो एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल लग रही है आपको कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन और रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन क्योंकि माइनस साइन के साथ है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये 1 से माइनस हो रही है, और फिर वो भी सारी 1 से माइनस हो रही है। तो जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करती जाएगी फ्रॉम द 1 एंड फर्दर फ्रॉम द 1। तो इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपर एक n है। n जो है वो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, जैसे हमने कहा था कि सिस्टम को तीनों तरह के सिस्टम में डिफाइन किया जा सकता है। सिस्टम को स्फीयर में डिफाइन किया जा सकता है, सिलेंडर में डिफाइन किया जा सकता है, स्लैब में डिफाइन किया जा सकता है। तो हॉफनबर्ग ने ये सारे, जो वहां पे ऐसा कुछ था नहीं, क्वेश्चन लिखी जा सकती थी, हॉफनबर्ग ने ये सारे सॉल्व कर दिए कि उसने n यहाँ ऐड कर दिया। तो n आप 1 लगाएंगे अगर, तो ये स्लैब कहलाएगी। n अगर आप यहाँ 2 लगाएंगे तो ये सिलेंडर कहलाएगा। n अगर आप यहाँ 3 लगा देंगे तो ये स्फीयर कहलाना शुरू हो जाएगा। तो 1 2 3 यहाँ लगा के आप क्वेश्चन को स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये आपने स्लैब के लिए लिखी है, ये आपने स्फीयर के लिए लिखी है, ये आपने सिलेंडर के लिए लिखी है। अच्छा, इसको थोड़ा सा जरा मॉडिफाई कर दिया बाय रिटिगर एंड पास एंड कोर्समेयर एंड पास ने। उन्होंने एक एम्पिरिकल इक्वेशन डेवलप की जिसमें उन्होंने ड्रग रिलीज को किसी भी सिस्टम में 4 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कराना शुरू कर दिया। ड्रग रिलीज जो है वो 4 टाइप्स की ड्रग रिलीज पॉसिबल हो सकती है। तो उसको उन्होंने या तो वहीं से जहां से हमने डिफ्यूजन सिस्टम शुरू किया था, तो हमने फिक्स लॉ के ऊपर शुरू किया था, तो या तो वो फ्लक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि डिसोल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फीकियन ड्रग रिलीज आ सकती है, या फिर उससे डेविएट कर सकती है। तो डेविएशन की 3 कंडीशन उन्होंने आगे फर्दर लिखी हैं, तो टोटल 4 हो जाएंगे। एक वो जो कि फिक्स ला के हैं, फीकियन सिस्टम कहलाएंगे, यानी कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट सिस्टम है, डिसोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है। दूसरे फिर सेकेंडली जो उससे डेविएट करती हैं। डेविएट 3 तरह के सिस्टम होंगे, उनमें जो नहीं नाम रखा जा सकता होता हम उसको नॉन कहना शुरू कर देते हैं, बाकी सबको नेम दे दिए जाते हैं, तो वो हम इनको नेम दे दिए गए हैं। तो क्वेश्चन जो उन्होंने बनाई है वो एम टी ओवर एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू के टी रेज टू पावर एन है। तो ये थोड़ी सी सॉल्व इक्वेशन है। तो के यहाँ पे वो सारे पैरामीटर हैं जो इस इक्वेशन के 1 माइनस और 1 माइनस के पैरामीटर से। तो यहाँ पे जो के एक्चुअली लगाया गया है वो इनिशियल कंसंट्रेशन को भी ऐड करके लगाया गया है, उसके रेडियस को भी ऐड करके लगाया गया है। तो रेडियस और जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिए गए हैं। जो रेडियस है एक्चुअली वो n, इस n के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो जब ऐसे उसको ऐड कर दिया गया तो क्वेश्चन एम टी ओवर एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू के टी रेज टू पावर n आना शुरू हो गया है।
तो इस इक्वेशन में एन की वैल्यू जो है वो, जो एन की वैल्यू आ जाएगी वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगी कि सिस्टम में से ड्रग रिलीज कैसी आ रही है। यानी कि ये रेट उस वक्त इक्वेशन इक्वेट होगी जब टी के ऊपर एन की पावर आप कोई लगाएंगे। तो जो एन की पावर आप इसके ऊपर लगा के इसको एम टी और एम इन्फिनिटी को टी के ऊपर डिपेंडेंट करना शुरू कर देंगे, तो उस पे ये इक्वेशन जो है वो लीनियर होना शुरू हो जाएगी। तो उसकी बेस के ऊपर फिर अगर तो एन जो वैल्यू है वो बहुत ही कम है, लेस वैल्यू है, यानी कि अगर एन की वैल्यू जो है वो डिसोल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट आना शुरू हो जाती है तो वो फीकियन रिलीज कहलाएगी। लेकिन अगर वो एन की वैल्यू सब्सटेंशियल होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है, तो वो नॉन फीकियन या नॉर्मलस कहलाएगी। फिर अगर वो उससे भी बढ़ के किसी एक स्टैंडर्ड डिफ्यूजन के पैरामीटर पे आ जाती है तो वो केस टू कहलाएगी, और अगर वो उससे केस टू से भी बियॉन्ड चली जाती है तो वो सुपर केस टू कहलाएगी। तो ये एक सिनेरियो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है इस स्लाइड के ऊपर। उसमें अगर ड्रग का ये एन की वैल्यू जो एक्सपोनेंट एन है वो उसकी वैल्यू फॉर अ स्लैब लेस देन 0.5 आ रही हो, यानी कि 0.5 वैल्यू से कम आ रही हो या इक्वल आ रही हो, तो उसको हम फीकियन डिफ्यूजन रिलीज कहेंगे। तो एन की वैल्यू डिफाइन कर देगी कि ये ड्रग रिलीज कैसी है। तो फीकियन डिफ्यूजन रिलीज से मुराद है कि ड्रग रिलीज जो है वो डिसोल्यूशन डिपेंडेंट है, वो फ्लक्स के ऊपर डिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन जो है वो चेंज के ऊपर डिपेंडेंट आना शुरू हो गई है। तो डिसोल्यूशन कंट्रोल रिलीज हो गया, उसको हम फीकियन डिफ्यूजन रिलीज कहते हैं। अगर ड्रग की वैल्यू जो है वो 1 आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है वो डिफ्यूजन कंट्रोल सिस्टम बनना शुरू हो गया, तो वो डिफ्यूजन रिलीज होना शुरू हो गई है या जीरो ऑर्डर रिलीज आना शुरू हो गई है। और अगर एन की कंसंट्रेशन जो है वो 0.5 से ज्यादा हो लेकिन 1 से कम हो, यानी कि इन बिटवीन 0.5 एंड 1 हो, तो इसको हम नॉन फीकियन या एनोमलस कहते हैं, डेविएटिंग फ्रॉम अ फीकियन रिलीज। डेविएशन फ्रॉम फीकियन रिलीज से मुराद ये है कि वो कंसंट्रेशन से या डिसोल्यूशन से डेविएट कर रहा है। तो डिसोल्यूशन से डेविएट कर रहा है तो इसका मतलब है वो डिफ्यूजन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे सिस्टम जो है वो कुछ डिफ्यूजन की तरफ और कुछ डिसोल्यूशन की तरफ है। तो ऐसा सिस्टम अनोमलस सिस्टम कहलाता है, या इन अदर वर्ड इसको नॉन फीकियन सिस्टम कहते हैं। तो अनोमलस सिस्टम जो है वो हमारा बायो एरोडेबल सिस्टम कहलाता है। बायो एरोडेबल जिसमें हमने कहा था ये कंबाइंड डिफ्यूजन एंड डिसोल्यूशन सिस्टम है, तो उसको हम इनोमुलस भी कहते हैं। तो उसकी ड्रग रिलीज पॉइंट, उसका एन वैल्यू जो है वो 0.5 और 1 के दरमियान आती है। अगर ये वैल्यू जो है वो 1 से बियॉन्ड जाना शुरू हो जाए तो उसको हम सुपर केस टू कहते हैं। सुपर केस टू से मुराद है कि उसमें से ड्रग रिलीज जो है वो डिफ्यूजन के ऊपर भी कोई कंट्रोल लग गया। डिफ्यूजन रिलीज, अलोन डिफ्यूजन रिलीज जीरो ऑर्डर है, लेकिन उसके ऊपर भी अगर कट लगा दें आप तो वो फिर सुपर केस टू बनना शुरू हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को आप एन की वैल्यू की बेस के ऊपर सिलेंडर के लिए भी लिख सकते हैं और स्फीयर के लिए भी लिख सकते हैं। सिलेंडर के लिए वो 0.5 की जगह आप 0.45 लिख दें और 1 की जगह आप 0.9 लिख दें, और स्फीयर के लिए आप 0.5 की जगह पे 0.43 लिख दें और 1 की जगह आप 0.85 लिख दें। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्फीयर्स कौन से होते हैं? जो माइक्रो पार्टिकल होते हैं, नैनो पार्टिकल होते हैं, ये स्फीयर्स होते हैं। तो स्फीयर्स के लिए अगर आपने सेम इक्वेशन लगानी है तो आपको 0.43 से लेस फीकियन, 0.85 पे केस टू और मोर देन 0.85 सुपर केस टू, एंड बिटवीन 0.43 टू 0.85 नॉन फीकियन कहना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वो स्लैब है, सिलेंडर है, तो फिर वो डिफर करना शुरू हो जाएगी। सिलेंडर यानी कि टैबलेट्स है आपकी या कैप्सूल्स हैं आपके, तो आपको 0.45 और 0.9 से करना होगा। 0.9 वाली केस टू होगी, लेस देन 0.45 जो है वो फीकियन होगी, बिटवीन 0.45 और 0.9 नॉन फीकियन होगी, और मोर देन 0.9 जो है वो आपकी ड्रग रिलीज केस सुपर केस टू होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप फिर इनको डिफाइन करें तो सिर्फ डेफिनेशन आपने नोट करनी है कि डिफाइन कैसे करेंगे एक सिस्टम को। तो फीकियन डिफ्यूजन को अगर आप डिफाइन करें तो फीकियन डिफ्यूजन जो है वो रेफर करता है कि सॉल्यूट जो है वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम द पॉलीमर रिलैक्सेशन। जो डिफ्यूजन है वो रेफर कर रहा है कि जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है सॉल्यूट का वो पॉलीमर रिलैक्सेशन टाइम से ज्यादा है, ग्रेटर है। अगर पॉलीमर रिलैक्सेशन टाइम से सॉल्यूट का ट्रांसफर रेट टी आर जिसको कह लें वो पॉलीमर रिलैक्सेशन टाइम से ज्यादा है, तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स है वो सॉल्वेंट डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएंगे। या इन अदर वर्ड्स क्या है
के जो सल्यूट पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर से जो सल्यूट बाहर जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उसका रेट ज्यादा है जितने में सॉल्वेंट जो है वो डिफ्यूज करके आ रहा है। डिफ्यूज यानी कि सॉल्वेंट अंदर आ रहा है और वो बाहर जा रहा है। तो सॉल्वेंट के डिफ्यूजन टाइम से आपका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो ग्रेटर है। तो इससे आप कहेंगे फीकियन डिफ्यूजन रिलीज, क्योंकि वो जल्दी जल्दी वहां से बाहर चला जाएगा। और अगर वो उसके इक्वल इक्वल है तो उसको आप नॉन फीकन कहना शुरू कर देंगे। और अगर उसका जो पॉलीमेरिक रिलैक्सेशन टाइम है वो लेसर होना शुरू हो जाए देन इट्स सॉल्वेंट डिफ्यूजन टाइम, तो फिर वो आपका सुपर केस 2 या केस 2 ड्रग रिलीज आना शुरू हो जाएगी। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। इसमें सिर्फ ये 2 स्लाइडें हैं जो कि आप खुद से देख लीजिएगा। उसमें आपको स्वेलिंग फ्रंट, डिफ्यूजन फ्रंट और इरोजन फ्रंट यहाँ पे नजर आएंगे। हम यहाँ से शुरू कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो जजाकल्ला खैर। तो हैंड रेज कर रहे थे वो